नमस्ते और हमारे इस नए गहरे विश्लेषण में स्वागत है। मैं आपका होस्ट हूं और मेरे साथ हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं। आज हमारे सामने जो रिसर्च पेपर्स और नोट्स का स्टैक रखा है ना, वो डेविड गॉगिन्स की मशहूर किताब नेवर फिनिश्ड पर आधारित है। बिल्कुल। और आज का जो हमारा मिशन है वो एकदम स्पष्ट है। हमें इन पन्नों के बीच से वो ब्लूप्रिंट निकालना है, मतलब वो मैनुअल खोजना है जो एक ऐसा माइंडसेट तैयार करता है जिसे कोई भी मुश्किल तोड़ ना सके। हाँ, और इस पूरी रिसर्च में एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, वो एक बहुत ही आम सी स्थिति के बारे में है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि जब भी कोई इंसान किसी मुश्किल काम को करने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर से एक बहुत ही हमदर्द और मीठी सी आवाज़ आती है। वो आवाज जो कहती है कि बस अब बहुत हो गया। एग्जैक्टली वो कहती है आज के लिए इतना काफ़ी है, थोड़ा आराम कर लो। और ये आवाज़ इतनी अपनापन लिए होती है कि ज़्यादातर लोग इसकी बात मान भी लेते हैं। सही कहा। लेकिन इस स्रोत सामग्री का सबसे प्रभावशाली विचार यही है कि अगर सच में सफल होना है तो अपने अंदर के उस इंसान को हमेशा के लिए मारना पड़ेगा जो हर मुश्किल पर कहता है कि बस अब बहुत हो गया। अगर हम इसे आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया की एक उपमा से समझें, तो मुझे लगता है कि हमारा दिमाग ना बिल्कुल एक स्मार्टफोन की तरह काम करता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब उस स्मार्टफोन की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, वो जन्म से ही बैटरी सेवर या कह लें कि कंफर्ट मोड पर सेट रहती है। जैसे ही हम कोई ऐसा काम शुरू करते हैं जिसमें बहुत ऊर्जा लगती है या जो मुश्किल होता है, दिमाग तुरंत उस बैटरी सेवर मोड को चालू कर देता है। हाँ, वो अंदर से सिग्नल भेजने लगता है कि ऊर्जा बचाओ, रुक जाओ, इतना स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। राइट। तो इन स्रोतों के आधार पर मेरा पहला सवाल यही उठता है कि कोई भी इंसान अपनी इस डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग को हैक कैसे कर सकता है? मतलब वो कौन सा तरीका है जिससे इस कंफर्ट मोड से बाहर निकला जा सके? इंसान जंगलों में रहता था तो उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ जिंदा रहना होता था। हाँ, तब तो खाने पीने की भी काफी कमी होती होगी। बिल्कुल। उस समय भोजन और ऊर्जा की कमी होती थी, इसलिए दिमाग को इस तरह से डिजाइन किया गया कि वो हर हाल में ऊर्जा बचाए। आज हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन दिमाग की वो पुरानी वायरिंग आज भी वैसी ही है। तो मतलब जब हम आज के समय में जिम जाते हैं या कोई मुश्किल काम करते हैं, तो दिमाग को लगता है कि ऊर्जा बर्बाद हो रही है और वो तुरंत उस बैटरी सेवर मोड को ऑन कर देता है। गॉगिन्स इसी बात को पकड़ते हैं। उनके अनुसार इस प्रोग्रामिंग को हैक करने का पहला कदम ये स्वीकार करना है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी इंसान नहीं है, बल्कि उसका अपना दिमाग है। एग्जैक्टली यही वो दिमाग है जो मुश्किल वक्त में सबसे शानदार और लॉजिकल बहाने बनाता है। यार वो बहाने उस वक्त बिल्कुल सच लगते हैं। दिमाग कभी ये नहीं कहता कि मैं आलसी हूं। वो बहुत ही चालाकी से कहेगा कि आज शरीर बहुत थका हुआ है, अगर आज आराम नहीं किया तो तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, या फिर ये कहेगा कि इस काम को कल सुबह एकदम फ्रेश माइंड से शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये बहाने इतने लॉजिकल होते हैं कि कोई भी आसानी से इनके जाल में फंस जाए। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जो हमने नोट्स में देखा, जिसे टेकिंग सोल्स कहा गया है। हाँ, टेकिंग सोल्स। जो लोग असल में विजेता होते हैं वे अपने ही दिमाग की इन चालों को समझ जाते हैं और इन बहानों को कचरे की तरह बाहर फेंक देते हैं। इसका मतलब सिर्फ किसी दूसरे इंसान को हराना नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। ये टेकिंग सोल्स वाली बात सुनने में थोड़ी आक्रामक लगती है। अगर हम इसे थोड़ा और डिटेल में समझें, तो रोजमर्रा की जिंदगी में ये असल में कैसे काम करता है? मतलब इसका कोई प्रैक्टिकल उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई इंसान किसी बहुत ही मुश्किल दौड़ में हिस्सा ले रहा है, या कोई छात्र रात के 3 बजे तक किसी बेहद कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहा है। जब नींद आ रही होती है। राइट। एक ऐसा पल आता है जब शरीर पूरी तरह से टूट रहा होता है और सामने वाला प्रतिद्वंदी या खुद की परिस्थितियां ये उम्मीद कर रही होती हैं कि अब ये इंसान पक्का हार मान लेगा। तो उस वक्त टेकिंग सोल्स कैसे लागू होता है? टेकिंग सोल्स वो मानसिक स्थिति है जहां हार मानने के बजाय वो इंसान उस मुश्किल की आंखों में आंखें डालता है और मुस्कुरा देता है। वो उस दर्द से भागता नहीं है, वाओ! वो उस दर्द को ही अपनी ऊर्जा बना लेता है। बिल्कुल। जब दिमाग कहता है कि रुक जाओ, तो वो जानबूझकर और भी ज्यादा ताकत से आगे बढ़ता है। ये अपने अंदर के उस कमजोर इंसान की आत्मा को छीन लेने जैसा है जो हार मानने की वकालत कर रहा था। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो दिमाग का ये बर्ताव बिल्कुल उस आलसी रूममेट की तरह है जो सर्दियों की सुबह आपको, मेरा मतलब है, जो किसी भी इंसान को सुबह सुबह वर्कआउट पर जाने के बजाय रजाई में ही सोए रहने के लिए मनाता है। हाँ, वो बार बार कहता है कि बाहर बहुत ठंडे, सो जाओ। एग्जैक्टली। अब अगर किसी को हर सुबह हर पल अपने ही दिमाग से उस आलसी रूममेट से लगातार लड़ना पड़े, तो क्या ये प्रोसेस खुद में बहुत थका देने वाला नहीं है?
क्या हर समय इस खतरनाक मोड में रहना मानसिक रूप से इंसान को तोड़ नहीं देगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और कई मनोवैज्ञानिक भी यही बात उठाते हैं कि लगातार विल पावर का इस्तेमाल करना इंसान को थका सकता है। लेकिन यहाँ गॉगिन्स का नजरिया थोड़ा अलग है। अच्छा, वो कैसे? वे इस लड़ाई को हमेशा के लिए एक संघर्ष बनाए रखने की बात नहीं करते। उनका उद्देश्य एक ऐसा स्थायी बदलाव लाना है जहां उस आलसी रूममेट की आवाज ही मायने ना रखे। और इस कमजोरी का एक ही परमानेंट इलाज इस किताब में बताया गया है, दर्द को अपनाना। Embrace the pain। हाँ, अगर दिमाग हमेशा आराम चाहता है तो उसे हराने का एक ही तरीका है कि उसके ठीक उलट जाया जाए, यानी असुविधा को जीवन का एक नॉर्मल हिस्सा बना लिया जाए। इस आराम या कंफर्ट की बात करें तो आज के दौर में तो हर कोई कंफर्ट ही चाहता है। सब कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कंफर्ट बिल्कुल दिमाग के जंक फूड की तरह है। जंक फूड? वो कैसे? मतलब जब कोई इंसान जंक फूड खाता है तो उस वक्त वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो शरीर को अंदर से खोखला और बीमार कर देता है। कंफर्ट भी ठीक यही कर रहा है। ये बहुत ही बढ़िया उपमा है। हाँ, क्योंकि वो उस वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लंबी अवधि में वो इंसान की मानसिक ताकत, उसके धैर्य और उसकी मुश्किलों से लड़ने की क्षमता को पूरी तरह खत्म कर देता है। बिल्कुल। और उस जंक फूड का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। उसी तरह लगातार कंफर्ट में रहने से इंसान के अंदर एडवर्सिटी रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। एडवर्सिटी रेजिस्टेंस मतलब मुश्किलों को सहने की क्षमता। हाँ, इसके खत्म होने का मतलब है कि छोटी सी मुश्किल भी पहाड़ लगने लगती है। स्रोत सामग्री ये स्पष्ट करती है कि कंफर्ट इंसान को कमजोर बनाता है, जबकि दर्द यानी असुविधा इंसान को मजबूत बनाती है। तो जो लोग हर दिन सिर्फ वही करते हैं जो आसान है, उनकी जिंदगी बहुत ही साधारण बनकर रह जाती है। क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई घर्षण या चुनौती नहीं है। दिमाग को इस कंफर्ट के जंक फूड से हटाकर उसे पौष्टिक आहार देना होता है, और वो पौष्टिक आहार है जानबूझकर चुनी गई असुविधा। तो क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ शारीरिक दर्द सहना ही इसका एकमात्र रास्ता है, जैसे जिम में पसीना बहाना या मैराथन दौड़ना, या फिर मानसिक चुनौतियों का सामना करना भी इसमें शामिल है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सिर्फ शारीरिक दर्द तक बिल्कुल सीमित नहीं है। ये हर उस चीज के बारे में है जो किसी इंसान को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है। मानसिक घर्षण इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए, जब दिमाग सोशल मीडिया पे डोपामीन ढूंढ रहा हो, तब फोन बंद करके किसी मुश्किल विषय की किताब को पढ़ना मानसिक असुविधा है। किसी ऐसे इंसान से वो जरूरी बातचीत करना जिससे बात करने में डर लगता हो, वो भी एक दर्द है। हाँ, सुबह ठंडे पानी से नहाना या अपने किसी पुरानी आदत को तोड़ना। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति रोजाना छोटे छोटे स्तर पर इन असुविधाओं को चुनता है तो उसके दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी बदलने लगती है। वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जिसे फिर जिंदगी की कोई भी बड़ी मुश्किल भी अचानक से तोड़ नहीं सकती। ये बात तो पूरी तरह समझ में आती है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल चुनौती सामने आती है। जब कोई व्यक्ति इस दर्द को लगातार चुनता है तो एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है जहां उसे लगता है कि बस अब सारी ऊर्जा खत्म हो रही है। जब वो पूरी तरह टूट चुका होता है। हाँ, शारीरिक और मानसिक रूप से, और उसे लगता है कि अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो क्या उस पॉइंट पर वो सच में टूट चुका होता है? क्या उसकी क्षमता वही खत्म हो जाती है? यहीं पर इस पूरे स्रोत का सबसे ज्यादा आंखें खोलने वाला मनोवैज्ञानिक नियम सामने आता है। इसे गॉगिन्स 40% का नियम कहते हैं। 40% का नियम? हाँ, जब किसी इंसान को लगता है कि वो पूरी तरह थक चुका है, उसका शरीर या दिमाग अब 1 इंच भी आगे नहीं जा सकता, तब असल में उसने अपनी कुल क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। सिर्फ 40%? ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है। शरीर और दिमाग के अंदर अभी भी 60% ताकत का एक विशाल भंडार छुपा हुआ होता है। अगर हमारे अंदर 60% क्षमता और बची है तो फिर हमारा दिमाग हमें रुकने के लिए मजबूर क्यों कर देता है? यहां मुझे फिर से वो स्मार्टफोन वाली बात याद आ रही है। कौन सी वाली? ये 40% का नियम ना बिल्कुल हमारे मोबाइल फोन की उस बैटरी की तरह लगता है जो स्क्रीन पर 1% दिखाती है। जब बैटरी 1% पर आती है तो फोन का सिस्टम लाल रंग की वार्निंग देने लगता है। हाँ, स्क्रीन की लाइट कम हो जाती है। एग्जैक्टली। और ऐसा लगता है कि फोन बस अब अगले ही सेकंड बंद हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई ऐसा कॉल आ जाए जिसे काटा ना जा सके, तो वही 1% बैटरी कई घंटों तक साथ दे जाती है। सही बात है। क्योंकि वो 1% असल में बैटरी का अंत नहीं होता, वो बस सिस्टम द्वारा जनरेट की गई एक चेतावनी होती है,
ताकि इंसान उसे चार्ज पर लगा दे। ये बैटरी वाली उपमा इस कॉन्सेप्ट के साइंटिफिक पहलू को बहुत ही सटीकता से समझाती है। स्पोर्ट्स साइंस में एक सिद्धांत है जिसे सेंट्रल गवर्नर थ्योरी कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नर थ्योरी, ये क्या होती है? इसके अनुसार हमारा दिमाग शरीर के इंजन के लिए एक गवर्नर या कंट्रोलर का काम करता है। दिमाग कभी नहीं चाहता कि शरीर अपनी 100% क्षमता तक पहुंचे, क्योंकि उसे लगता है ऐसा करने से शरीर को नुकसान हो सकता है। अच्छा, तो वो हमें सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है? हाँ, इसलिए जैसे ही थोड़ी सी थकान बढ़ती है, दिमाग वो 1% वाला लाल अलार्म जोर जोर से बजाने लगता है। वो दर्द के सिग्नल भेजता है, मांसपेशियों में थकान पैदा करता है। विडंबना ये है कि ज्यादातर लोग उस झूठे अलार्म को सच मान लेते हैं और उस 40% वाले पॉइंट पर ही हार मान लेते हैं। बिल्कुल। तो ये जो 60% क्षमता है जो उस झूठे अलार्म के पीछे छुपी हुई है, उस तक पहुंचा कैसे जाए? क्योंकि ये जानना कि हमारे अंदर 60% ज्यादा ताकत है बहुत इंस्पायरिंग है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जब वो अलार्म बज रहा हो और शरीर का हर हिस्सा रुकने की भीख मांग रहा हो, तब उस बैटरी सेवर मोड को बंद करके उस 60% तक पहुंचने का तरीका क्या है? इसके लिए ना उस दर्द के अलार्म को नजरअंदाज करके लगातार छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते रहना पड़ता है। जब दिमाग कहे कि अब मैं एक और कदम नहीं चल सकता, तो उस वक्त इंसान को खुद से ये नहीं कहना चाहिए कि उसे अभी 10 किलोमीटर और चलना है। तो उसे क्या सोचना चाहिए? उसे बस खुद से ये कहना चाहिए कि मैं सिर्फ एक कदम और चलूंगा। जब वो एक कदम पूरा हो जाए तो फिर अगला एक कदम। इसे माइक्रो गोल्स कहते हैं। अच्छा, मतलब लक्ष्य को बहुत छोटे हिस्सों में तोड़ लेना। हाँ, इसी तरह धीरे धीरे वो 40% का बैरियर टूटता है और इंसान उस 60% के अनछुए इलाके में प्रवेश कर जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को एक परमानेंट आदत बनाने के लिए किताब में एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया है। एक अनब्रेकेबल माइंडसेट का निर्माण। तो ये ब्लूप्रिंट असल में क्या है? सफल होने के लिए गॉगिन्स कौन सी मुख्य चीजें बताते हैं? स्रोत सामग्री इस ब्लूप्रिंट के 3 मुख्य पिलर्स बताती है। पहला है रोज खुद को चुनौती देना। इसका मतलब है कि हर दिन जानबूझकर कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करना जो आसान ना हो। और दूसरा पिलर? दूसरा है अपनी कमजोरियों का डटकर सामना करना। इंसान अक्सर उन चीजों से भागता है जिनमें वो कमजोर होता है, लेकिन यहाँ उस कमजोरी को ही अपना प्रोजेक्ट बनाने की बात कही गई है। राइट। और तीसरा और शायद सबसे अहम पिलर है कभी भी अपने तय किए गए स्टैंडर्ड्स या मापदंडों को कम नहीं करना। और इसी संदर्भ में एक बहुत ही शानदार विचार रखा गया है कि अनुशासन वो पुल है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। वाओ, अनुशासन वो पुल है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। ये पंक्ति सच में बहुत गहरी है। लेकिन जब हम तीसरे पिलर की बात करते हैं ना कि कभी भी अपने स्टैंडर्ड्स कम ना करना, तो क्या असल जिंदगी में ये इंसान को थोड़ा कठोर नहीं बना देता? कठोर से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि क्या कभी कभार फ्लेक्सिबल होना, सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा लचीला होना जरूरी नहीं है? अगर कोई इंसान हर दिन खुद पर इतनी सख्ती बरतेगा, तो क्या ये कठोर अनुशासन उसे एक रोबोट या मशीन नहीं बना देगा? ये बहुत ही स्वाभाविक चिंता है जो इस तरह के सख्त माइंडसेट को लेकर अक्सर उठाई जाती है। लगता है कि ये सब इंसान को इमोशनलिस्ट मशीन बना देगा। लेकिन जो ये पुल वाली बात है ना, उसके अंदर ही इसका जवाब छिपा है। कैसे? इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी इंसान ने ये स्टैंडर्ड तय किया है कि वो हर सुबह उठकर सबसे पहले अपना बिस्तर एकदम सलीके से लगाएगा। ठीक है। अब एक दिन वो लेट हो रहा है, उसे ऑफिस की जल्दी है। वो सोच सकता है कि आज फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, आज बिस्तर ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन डेविड गॉगिन्स के अनुसार बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? बिस्तर न लगाने से क्या नुकसान हो सकता? नुकसान बिस्तर का नहीं है, नुकसान उस इंसान के खुद पर विश्वास का है। जब कोई व्यक्ति फ्लेक्सिबल होने के नाम पर अपने ही बनाए स्टैंडर्ड्स को तोड़ता है, तो वो असल में उस अनुशासन के पुल की एक ईंट निकाल रहा होता है। अच्छा, मतलब वो खुद से किया हुआ वादा तोड़ रहा है। एग्जैक्टली। एक दिन बहाना बनाना आसान लगता है, लेकिन वो दिमाग को ये संदेश देता है कि मेरे वादे की कोई कीमत नहीं है। गॉगिन्स का संदेश इंसान को मशीन बनाना नहीं है, बल्कि अपने कमिटमेंट पर अड़े और भरोसेमंद बनाना है। तो जब कोई इंसान छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स पर समझौता नहीं करता, चाहे वो बिस्तर लगाना हो या जिम में आखिरी रैप पूरा करना हो, तभी वो उस 40% वाले बैरियर को तोड़ने की मानसिक शक्ति जुटा पाता है। अनुशासन कोई जेल नहीं है, ये असल में वो पुल है जो इंसान को उसकी ही बनाई हुई सीमाओं से आज़ाद करता है।
ये नज़रिया पूरी तरह से बात को साफ कर देता है। मतलब अनुशासन हमें बांधता नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए उस 60% छुपी हुई क्षमता तक पहुंचने का रास्ता खोलता है। बिल्कुल वो हमें अपने ही बनाए बहानों की जेल से आज़ाद करता है। सही कहा। और यही इस पूरे गहरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सार है। किताब का जो अंतिम संदेश है वो इस पूरी चर्चा को बहुत ही खूबसूरती से समेट देता है। इसमें कहा गया है कि जिंदगी बार बार गिराएगी, जो कि एक अतल सत्य है। हाँ, असफलताएं मिलेंगी, मुश्किलें आएंगी और कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कोई इंसान जीवन में कितनी बार गिरा या उसे कितनी बार हार मिली। तो असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि क्या वो इंसान हर बार गिरने के बाद पहले से ज्यादा खतरनाक और मजबूत बनकर उठता है? क्या वो उस हार से टूटकर बिखर जाता है या उस हार से मिली सीख को एक हथियार बनाकर वापस लौटता है? वाओ, यही वो चीज है जो एक आम मानसिकता वाले इंसान को एक अनब्रेकेबल इंसान से अलग करती है। बिल्कुल। और यहाँ से जो सबसे बड़ा सबक निकलकर सामने आता है वो ये है कि हमेशा याद रखें कि विजेता कभी फिनिश्ड नहीं होते। सफलता कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर इंसान कह दे कि बस अब काम खत्म हो गया। एग्जैक्टली। ये कभी हार न मानने की और लगातार खुद को बेहतर बनाने की एक निरंतर प्रक्रिया है। जब इंसान ये समझ जाता है कि दर्द उसका दुश्मन नहीं बल्कि गुरु है और उसके अंदर हमेशा और ज्यादा सहने की क्षमता बाकी है, तब वो सच में अजेय हो जाता है। वो उस 1% वाले झूठे अलार्म को बंद करना सीख जाता है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि असफलता और मुश्किलों से कैसे पार पाना है और कैसे खुद को कभी फिनिश्ड नहीं मानना है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक ऐसा सवाल पीछे छूट जाता है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। जब कोई इंसान अपनी उस 60% क्षमता को पा लेता है, लगातार दर्द को अपनाता है और अपने सारे बड़े लक्ष्य हासिल कर लेता है, तो उसके बाद क्या? सही सवाल है। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है, तो क्या सफलता के बाद मिलने वाला वो आराम और कंफर्ट एक नया और भी ज्यादा खतरनाक जाल नहीं है? क्या सबसे बड़ी चुनौती हार के बाद उठना नहीं, बल्कि एक बड़ी जीत के बाद उस कंफर्ट मोड में जाने से खुद को रोकना है? बहुत ही गहरा विचार है। शायद नेवर फिनिश्ड होने का असली मतलब मंजिल पाना नहीं, बल्कि एक मंजिल पर पहुंचते ही तुरंत एक नया पहाड़ ढूंढ लेना है। ये एक ऐसा विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इंसान की असली परीक्षा असफलता में नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी सफलता के बाद शुरू होती है।